हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय पे आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, मतलब यदि आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में हायर नंबर कैसे लाएंगे, आप अपने एग्जाम में हायर नंबर कैसे गेन करेंगे और इस क्रम में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सभी बातों को हम अभी आपके सामने बारी बारी से बताएंगे कि अगर आप बोर्ड एग्जाम के छात्र हैं, छात्रा हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आपको एज अ रोड मैप हम आपको देंगे कि आपको बेहतरीन नॉलेज के लिए क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने आपको बताया कि इस अध्याय में हम आपको क्या बताने वाले हैं, तो लिखा हुआ हाउ टू स्कोर हायर मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। मतलब कि आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम में आपको बढ़िया नंबर चाहिए, अच्छा मार्क्स चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा, स्टार्ट विथ अ क्लियर प्लान। मतलब कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो आपको उस दिन या उस समय कौन सा विषय पढ़ना है, कौन सा विषय पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है और उस विषय में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। और ये आपका प्लान बनना चाहिए कि हाँ भैया हम ये मैथ पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने लिखा कि हम मान लीजिए कि मुझे मैथ पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। तो मैथ एक प्रॉपर सब्जेक्ट हो गया, स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया, बट इस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या टॉपिक पढ़ना है। तो जैसे ही हमने मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में सबसे पहले हम देखेंगे कि मैथ में हम फार्मूला याद करेंगे। क्या याद करेंगे? फार्मूला। मतलब कि फार्मूला का एक थॉरो रिवीजन करेंगे। और जैसे ही फार्मूला का थॉरो रिवीजन हो जाए उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो भी क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद उस त्रिकोणमिति चैप्टर में जितने लॉन्ग क्वेश्चन है जो पूछ सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड हो, उस सभी चीजों को बनाएंगे। तो ये आपका एक प्लान बनेगा। उसी तरह से मान लीजिए कि मुझे अब साइंस पढ़ना है, तो साइंस अगर आप क्लास 10th में है तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक ही दिन पढ़ना है, एक ही दिन एग्जाम होता है, तीनों के एक साथ ही पढ़ना है, संलग्न रूप से पढ़ना है, एक साथ रूप से पढ़ना है। तो आपको उस सब्जेक्ट साइंस में आपको तो डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया हम फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे या बायो पढ़ेंगे। अब उस तीनों में से जब ये आपको हो जाए, पता चले कि हाँ भैया हम बायो पढ़ेंगे, भैया हम क्या पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे। अब इस बायो में आपको टॉपिक क्या पढ़ना है, तो भैया हम बायो में टॉपिक पढ़ेंगे पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण। अब पोषण पढ़ेंगे तो उसमें पोषण की विधियां क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद मान के चलिए कि पोषण अगर हमने पढ़ा तो उसमें 20-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे। तो ये जो आपका होता है वो कहीं ना कहीं एक आपका प्लान होता है। और जैसा ही आप किसी भी काम को एक प्रॉपर प्लान से कीजिएगा, एक प्लान बना के कीजिएगा, तो वो जो आपका काम होगा वाकई में सक्सेस होता है। इसलिए हमें किसी भी चीज को करने से पहले एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, क्लीन प्लान बनाना चाहिए, प्लान चार्ट बनाना चाहिए कि हमको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। दूसरा आता है आपके सामने कि यूज एक्टिव स्टडी टेक्निक। मतलब कि आपको पढ़ाई तो करना है प्रॉपर, सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या होता है आज हमने पढ़ाई किया, 4 दिन बाद उस टॉपिक को भूल गया कि अच्छा दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है, भूल गया। तो उससे को दूर करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो जो आज के समय में स्टडी टेक्निक है, स्टडी एक्टिव एक्टिव क्या टेक्निक जो है उसको अपनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्या, आपको संक्षिप्त नोट्स बनाना होगा। मतलब कि आप नोट्स में बस सीधे रामायण राम कथा नहीं लिखना है कि राम की पत्नी का नाम ये था, ये वहां गए, पूरा एक कहानी की तरह नहीं लिखना। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, आपको उसको शॉर्ट करके लिखना है। और साथ में एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी लिखेंगे उसको हम अपने शब्दों में लिखेंगे, कोशिश करेंगे जो हम जिस जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं उसमें लिखेंगे। और उसमें जो भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु दिखे, वीवीआई
टॉपिक दिखे, वीवीआई बिंदु दिखे, कोई लाइन दिखे, वो लाइन आपको याद नहीं हो रहा हो या आपको महत्वपूर्ण लाइन मिल लगे कि आपके आपके हिसाब से जो लगे कि हाँ ये बढ़िया लाइन है, ये महत्वपूर्ण लाइन है, उस लाइन को क्या करेंगे आप हाईलाइट करेंगे। क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। उसके बाद आपको लिखा हुआ आगे दृश्य शिक्षण। ये दृश्य शिक्षण क्या होता है? जैसे कि हम आपको बताया कि अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं और नॉर्मली आपको पूरा एक पेज भरा हुआ है, तो पेज अगर याद कीजिएगा तो वो पेज प्रॉपर से नहीं याद होता। लेकिन अगर उसी को आप डायग्राम के थ्रू बनाइए, जैसे कि मान लीजिए मानव नेत्र है, तो मानव नेत्र में दो गो होता है, दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष, एक जरा दूरदृष्टि, तीन प्रकार होता है। आप तीनों को लाइन से लिखिएगा वो, और एक पाई चार्ट बना लीजिए कि एक दृष्टि दोष है, उसमें तीन को भाग दे दिए और तीनों में तीनों का नाम लिख दीजिए। तो वो जो आपका डायग्राम होगा, वो जो आपका पाई चार्ट होगा, वो जो आपका टेबल होगा, वो आपको थ्योरी से ज्यादा याद होगा। क्या लिखा हुआ? तथ्यों का आसान करने के लिए माइंड मैप बनाए, फ्लैश कार्ड बनाए या आरेख का उपयोग करें, मतलब चित्र की सहायता से इसे बनाओ। तीसरा इसमें पॉइंट आपको आता है कि एक्टिव स्टडी टेक्निक जो है, उसमें तीसरा पॉइंट आपके सामने आता है प्रैक्टिस पेपर या प्रैक्टिस सेट। मतलब क्या करना है आपको? मान के चलिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप अपने बैक पेपर को उठाइए, ये मॉडल सेट उठाइए और उसमें किसी एक सेट को लीजिए और उस सेट का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए, और देखिए कि आप जो सेट बना रहे हैं वो आप किस ईयर में एग्जाम दे रहे हो और वो सेट किस एग्जाम का। जैसे कि ये अभी अगर देखा जाए तो ये माइंड मैप एक बन चुका है कि आप 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें जो आपका क्वेश्चन पूछेगा वो 2025 का पूछेगा, 24 का पूछेगा, 22 का पूछेगा, 20 का पूछेगा। तो ये रोड मैप है और इसी रोड मैप के हिसाब से आपको जो मॉडल सेट हो, जो प्रैक्टिस सेट हो, उसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है कि कठिन विषयों को पहले पढ़े। क्या बोल रहा है कि जो भी आपको लगे कि ये हार्ड सब्जेक्ट है, आपके हिसाब से, अब जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए जो हार्ड विषय होता है, जो कठिन विषय वो होता है, वो अलग अलग होता है। और आपको जो लगे कि ये कठिन विषय है उसको सबसे पहले पढ़िए। ये क्यों पढ़े? क्योंकि जैसे ही मान के चलिए आप पढ़ने बैठे, आप कोई भी काम करने बैठे, वो पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, जैसे ही आप पढ़ने बैठिएगा तो आपका उस समय जो माइंड होगा वो किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता, वो पूरा ताजा होता है, वो पूरा फ्रेश होता है। और जब आपका माइंड फ्रेश है और वो काम को आप कीजिएगा तो वो काम आपसे इजीली हो जाएगा। तो इसलिए जो भी आपका विषय हो, लगे कि ये कठिन है, जैसे कि कुछ बच्चे को मैथ में देखो तो उनको लगता है कि त्रिकोणमिति चैप्टर बहुत ही हार्ड है, तो भैया आप सबसे पहले त्रिकोणमिति चैप्टर ही पढ़ो और वो आपको इजीली से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है? मोर टाइम। मतलब कि आपको लग रहा है कि हाँ ये विषय मेरे लिए काफी है, तो बाकी सब विषय की जगह, बाकी सब विषय की अपेक्षा उस विषय में थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। तो वो ऑटोमेटिक सी बात है, जितना उस पर समय दीजिएगा वो उतना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपके लिए वो भी हल्का हो जाएगा। आगे है कम चिंता, लेस एनेक्सिटी। मतलब कि आपको चिंता नहीं करना है, साफ चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि चिंता जो होता है वो बहुत ही बड़ी, मतलब बहुत ही अवहेलना मान सकते हैं, बहुत ही एक मतलब का अभिश्राप मान सकते हैं। क्योंकि जैसा ही आप चिंता करना स्टार्ट कीजिएगा कि अरे यार वो विषय है हमसे नहीं हो रहा है, तो वाकई में वो जो विषय है आपसे वाकई में नहीं होगा। मतलब आपको चिंता नहीं करना है, पूरा रिलैक्स माइंड होकर और उस पे आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि जैसे ही आप किसी भी विषय पे रिलैक्स होकर पढ़िएगा तो उस पे आप अपना काबू बना सकते हैं, अपना पकड़ बना सकते हैं। तो इसलिए हमको किसी भी विषय के बारे में चिंता नहीं करना है। आगे लिखा हुआ है सकारात्मक रहे और तुलना करने से बचे। क्या होता है कि हम जिस जगह पढ़ते हैं, हम जिस संस्थान पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं और उस बच्चे के सामने क्या होता है कि हम अब तुलना करने लगते हैं कि अच्छा ये जो राहुल है हमारे क्लास का टॉपर है, वो सभी विषय आसानी से सुना देता है, वो पास हो जाएगा, मेरा क्या होगा। तो ये आप तुलना कर रहे हैं, और जैसे ही तुलना करिएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोसेस रहा, आपका जो प्रगति का रास्ता है, आप जो उन्नति का रास्ता है, वो अपने आप से उसको अवरोध कर रहे हैं, उसका अपने आप पे उसमें ईंट लगा रहा है, उसके उसमें अपने आप से ब्रेक लगा रहे हैं। तो आपको जो भी सकारात्मक रहना है और तुलना करने से हमेशा बचना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको खुद पे ध्यान करना पड़ेगा, खुद पे ध्यान रखना होगा कि दूसरे की प्रगति नहीं, मतलब दूसरा क्या कर रहा है नहीं करना, इसके बारे में आपको थोड़ा भी नहीं सोचना है। आपको करना क्या है कि आपको खुद पे ध्यान देना है कि हम अपना प्रोग्रेस के लिए, हम अपना उन्नति के लिए हम क्या करें।
दूसरा इसमें आता है सकारात्मक आत्मचर्चा। मतलब क्या होता है, कभी कभी आपके माइंड में बात आता होगा कि जैसे मान के चलिए आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, याद करना हो या मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपसे नहीं होता, आप कह देते हैं यार हमसे ये नहीं होने वाला है। तो ये जैसे ही आप बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपके माइंड में निगेटिविटी आता है। और जैसे ही आपके माइंड में निगेटिव सेंटेंस आ जाए, निगेटिविटी आ जाए, नकारात्मक वाक्य आ जाए, तो आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपने आप को हमेशा क्या करना है, सकारात्मक बना के रखना है कि वो वाकई मान के चलिए अब मैथ हमसे एक सॉल्व नहीं हो रहा, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, 4 बार में होगा, होगा, लेकिन वो होगा ही। ये कब होगा, जब आप उस चीज पे सोचिएगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही आपके माइंड में निगेटिव, जो आपके मन में निगेटिव जो थॉट आ रहे हैं, ये निगेटिव नकारात्मक विचार आ रहा है, उसको जैसे ही आप दूर कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक सी बात है, उस पर आप काबू कर सकते हैं, उसे आप कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, सफलता की कल्पना। मतलब कि आपको अपने आप की जो सफलता है, अपने आप का जो प्रोग्रेस है, उसको खुद से कल्पना करना पड़ेगा। और अपने आप में ये आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमको ये चीज हम कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपने आप में ये चीज दिखा लीजिए कि ये हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट, जैसे ही ये भावना आपके माइंड से आ जाए, तब आपका क्या होगा, परीक्षा में डर आपका लगना कम होगा। और जैसे ही आप डर पे विजय पा लेते हैं, आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ, क्रिएट ए गुड स्टडी इन्वायरमेंट। मतलब कि आप जहाँ पढ़ते हैं, आप जिस जगह पे अपना अध्ययन करते हैं, जिस जगह पे आप पढ़ाई करते हैं, वो कहीं न कहीं आपका अच्छा होना चाहिए। अब अच्छा कैसे होना चाहिए, अच्छा में क्या करना चाहिए, वो अच्छाई में क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले अगर अच्छाई में देखिए तो आपको लिखा हुआ है चूज़ द राइट स्पेस। मतलब कि आपके पढ़ने के लिए एक सही जगह होना चाहिए। उस जगह, अब जगह सही कैसे होना चाहिए? तो भैया वो जगह शांत होना चाहिए। वो जगह क्या होना चाहिए भैया? तो शांत होना चाहिए। वो जगह आपका स्वच्छ होना चाहिए और प्रॉपर तरह से व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास एक स्टडी टेबल है, जैसे कि आपके सामने ये चित्र में दिख रहा होगा कि ये एक स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल पे एक साइड लैंप लगा हुआ है, उसके पीछे कहीं न कहीं एक नोटबुक रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है। तो ये एक तरह का व्यवस्थित हुआ गया। और ये व्यवस्थित तरीका रहता है, तो जैसे ही व्यवस्थित रूप से, तो वो आपको स्वच्छ लगेगा। और जैसे ही स्वच्छ रहेगा और जितना वो प्रॉपर व्यवस्थित रहेगा, उतना आपको पढ़ने में भी आसानी होगा, याद करने में अच्छा लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। आगे लिखा हुआ है रिमूव डिस्ट्रैक्शन। मतलब कि वैसा चीज जो आपको पढ़ाई में बाधा डाले, उस चीजों को वहां से हटा कर रखिए, उस चीजों को कोशिश करिए कि वहां नहीं रखें। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि पढ़ाई के दौरान वहां पे फोन ना हो, वहां पे टेलीविजन ना हो, वहां पे घड़ी ना हो, वहां पे आसपास किसी भी प्रकार का शोरगुल ना हो। और कोशिश कीजिए कि जहां पे आप पढ़ रहे हैं, वो एक जगह नियत होना चाहिए और सामने, मतलब मान के चलिए आप किसी भी मतलब दीवार की तरफ बैठे हुए हैं, तो उस दीवार में ना घड़ी होना चाहिए, ना किसी का फोटो होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप इसके सामने एक दीवार रहेगा, उस दीवार पे घड़ी रहेगा, तो जैसे ही आपका ध्यान उस घड़ी पे जाएगा, आपका क्या होगा, माइंड वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अरे यार मैंने 4 घंटा पढ़ाई कर लिया, अरे यार वो फोटो देखो इसमें मैं ऐसा था। तो ये आपका क्या है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये आपको पढ़ाई में बाधा डाल रहा है। तो कोशिश कीजिए कि वो सभी चीजें जो आपको पढ़ाई में बाधा डाले, डिस्ट्रैक्शन कर रहा है आपको, वहां से अपने पढ़ाई वाले क्षेत्र से उसको दूर रखना है। आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बेटर कंसंट्रेशन। मतलब कि एकाग्रता। एकाग्रता कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही आप शांत वातावरण में पढ़िएगा, जहाँ पे हल्ला नहीं हो रहा है, जहाँ पे शोर शराबा नहीं हो रहा है, जहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पे जैसे ही पढ़िएगा, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। और साथ साथ जो भी चीज को आप पढ़िएगा, उस चीज को आप आसानी से याद कर लीजिएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमको एक उचित जगह खोजना है। उस जगह को हमको क्या करना है, स्वच्छ रखना है, शांत साफ रखना है। और साथ में वहां पे जो भी मेरा पढ़ाई से संबंधित तथ्य होगा, सामान होगा, सामग्री होगा, उसको व्यवस्थित करके रखना है। दूसरा, जो भी डिस्ट्रैक्शन चीज है हमारे, मतलब जो भी हमको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको वहां से दूर रखना है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर इंपॉर्टेंट टिप्स की बात किया जाए, तो ये जो आपके सामने दिख रहा होगा, ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले लिखा हुआ, हर विषय पर ध्यान दे। मतलब आपको फोकस करना है, ये नहीं कि हमको हाँ हमारे
हमको 6 विषय पढ़ना है, तो 6 विषय में से हम कुछ 4 विषय पढ़ लेंगे, हो जाएगा। नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, समाज है, विज्ञान है, संस्कृत है, गणित है। मतलब क्लास 10th में अगर है तो आपके पास 6 है, क्लास 12th में तो आपके पास 5 है। और आपको हर विषय पे पढ़ना है, हर विषय पे प्रॉपर सही से ध्यान देना है। आपके पास एक टाइम चार्ट होना चाहिए कि हम ये विषय इतना देर पढ़ेंगे। मान के चलिए कि हमको हिंदी है तो हिंदी हम 1.5 घंटा पढ़ेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश 1.5 घंटा पढ़ेंगे। एक टाइम चार्ट होना चाहिए और उस हिसाब से आपको हर विषय को पढ़ना है। दूसरा क्या बोला है कि किसी भी विषय को हल्के में मत लो। अभी के अधिकांश स्टूडेंट क्या होते हैं, वो हिंदी को सोचते हैं अरे यार हिंदी कौन सा विषय देख लेंगे, और वैसे ही स्टूडेंट जो किसी भी विषय को हल्के में ले लेते हैं और उसी विषय में उसका नंबर कम आता है, क्योंकि विषय कोई सा भी हो, नंबर सभी विषय में इक्वल मिलता है और सभी विषय से इक्वल मार्क्स ऐड होता है। तो हम किसी भी विषय को हल्के में क्यों लेंगे यार, सभी विषय को आसानी से पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ अंत के लिए कुछ ना छोड़े। मतलब क्या होता है, कभी कभी हम पढ़ने जाते हैं और कहते हैं अरे यार दोस्त का फोन आ गया, यार ऐसा ऐसा बात है, चलो मस्ती करते हैं। और आप क्या किए, कॉपी बंद किए और चले गए मस्ती करने। इसमें क्या होता है, अब जैसे ही मस्ती करने गए, आपका उस दिन का पढ़ाई नहीं हो पाया। अब उस दिन जो आपका टॉपिक छूटा, वो पता नहीं कभी पूरा होगा या नहीं होगा। क्योंकि कबीर दीजिए, कबीर एक दोहा बोले थे, क्या बोले थे कि काल करो से आज करो, आज करो से अब। मतलब कि आप जो कोशिश कर रहे हैं काम की हम इसको कल करेंगे, उस काम को कल नहीं आज करो। और जिस काम को आप सोचे हैं कि ये काम हम आज करेंगे, उसको आज नहीं, उसको अभी करोगे। क्यों? क्योंकि कल क्या होगा ये कौन जानता है ना। इसलिए हमको किसी भी काम को अंत पे नहीं छोड़ना चाहिए और उसको उसी समय करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है आस्क फॉर हेल्प व्हेन नीडेड। मतलब कि आपको जब भी जरूरत पड़े, आपको जब भी किसी की भी जरूरत पड़े, आप बेझिझक पूछिए। आपके मन में संकोच नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आप कहीं भी टीचर या मेंटर के सामने है, मेंटर्स के सामने है, मतलब आप टीचर के सामने हो, या आप किसी भी फ्रेंड्स सर्कल में हो, या आप किसी भी अपने फैमिली के साथ हो, तो आपको जैसा लगे कि हाँ आपके हमें टीचर से ये बात पूछना चाहिए, हमें अपने दोस्तों के साथ ये बात पूछना चाहिए, हमें फैमिली से ये बात पूछना चाहिए, तो आपको बेझिझक मतलब बिना किसी संकोच के वो बात को पूछना है। जैसे कि मान के चलो कभी कभी कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि टीचर से नहीं पूछता, कि मान के चलो कि हम अगर टीचर से पूछे और टीचर हमसे कोई चीज पूछ लिए तब। जैसे कि अभी अगर मान के चलो एक मैथ के टीचर है और आपको मैथ में मान के चलो कि त्रिकोणमिति में एक क्वेश्चन आया, प्रॉब्लम है, तो आपके मन में ये संकोच आएगा अरे यार कहीं पूछेंगे तो सर हमको फार्मूला सुन के हमको कहीं पीट देंगे, हमको डांट देंगे। तो ये आपके मन में संकोच आ जाता है और होता क्या है कि आप टीचर से सही से कोई भी बात नहीं पूछ पाते हैं। तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप संकोच कीजिएगा, मान के चलिए आपके पास किसी भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम है और आप पूछने में संकोच कीजिएगा, तो वो जो प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही बनकर रह जाएगा। और साथ में वो जो आपका धीरे 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 प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा विशाल मात्रा में बन जाएगा। मतलब आपके पास सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बचेगी। अब वो प्रॉब्लम मान के चलो आप टीचर से नहीं पूछ पा रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी ग्रुप समूह में अध्ययन करने जा रहा है, ग्रुप डिस्कशन कर रहा है, तो वहां पे दोस्तों से पूछो। अगर वहां से नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप अपने फैमिली मेंबर से पूछिए। मतलब आपको पढ़ाई, क्योंकि अगर आप 3 इडियट मूवी देखी होइएगा तो उसमें रणछोड़ या चांचड़ जो वो कहते हैं, क्या कहते थे कि ज्ञान हर एक जगह बट रही है, आपको जहां से मिले वहां से ले लेनी चाहिए, है ना। तो ज्ञान अगर आपको टीचर से मिल रहा है, आपके क्लास मॉनिटर से मिल रहा है, आपके फ्रेंड से मिल रहा हो, या आपके फैमिली से मिल रहा हो, आपको वहां पे संकोच नहीं करना है, आपको ज्ञान अर्जित कर लेना है। आगे लिखा हुआ है टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? क्या होता है कि आप बहुत सारे बच्चे से पूछिएगा कि बउआ एग्जाम कैसा गया, तो वो बोलेगा कि हमको लिखने का टाइम ही नहीं मिला। यार 3 घंटा 15 मिनट का टाइम है और बोल रहे हैं कि टाइम ही नहीं मिला। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये है कि वो जो बंदा है, वो जो स्टूडेंट है, उसको टाइम मैनेजमेंट करने नहीं आता है। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आप कितना भी पढ़ने में मतलब क्या हो, मतलब पढ़ने में तेज हो, पढ़ने में माहिर हो, और कितना भी आप याद कर चुके हो, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करने नहीं आया तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलने वाला है, आप गेन नंबर नहीं कर सकते हैं। तो भैया टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि असली परीक्षा का जो समय है,
असली परीक्षा का जो समय है उसे समय लगाकर आपको उसको हल करना है। मतलब जो रियल टाइम टेबल है कि हाँ 3 घंटा 15 मिनट का है, तो आप मोड और सेट पेपर जब भी सॉल्व करने जाए तो उसमें सही टाइम लगा कर करें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको टाइमर लगाना पड़ेगा कि हाँ भैया हम टाइमर लगा लिए 3 घंटा 15 मिनट का। उसके बाद आपको मोड सेट स्टार्ट कर देना है। उसके आगे क्या करना है, विश्लेषण करना है कि कहाँ समय बर्बाद हुआ है। मतलब मान के चलो आपने टाइम एक सेट लगाया और एक मोटर सेट बनाना स्टार्ट कर दिया और वो आपको 3 घंटा 15 मिनट में नहीं हुआ, तो आपको इस पे अध्ययन करना है। आपको इस पे अपने आप से ये सोचना है कि भैया हम जब पढ़ रहे थे तो हमको कहाँ समय बर्बाद हुआ, ये हमने कौन सा गलती किया कि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया। और ये जैसे ही आप कर लीजिएगा, आप टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से कर लीजिएगा। और थोड़ा सबसे बात लिखा हुआ है कि रोज लिखने की आदत डालो। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं तो रट्टा मार रहे हैं मार रहे हैं मार रहे हैं। अरे यार, जब आपको पढ़ने का आदत सिर्फ हो जाएगा, आपको सिर्फ याद हो जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आप जाओ 10 पेज लिखो, आपका हाथ दर्द स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने लिखने का हैबिट नहीं डाला। इसलिए आपको क्या करना है कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा पढ़ने का भी हैबिट, मतलब थोड़ा लिखने का हैबिट डालना है। और प्रॉपर तरीके से आपको रोज जैसे कभी अगर बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम इस बार आपको देना है, तो आप प्रॉपर वहाँ एग्जाम हॉल में अगर आप बढ़िया नंबर लाते हैं तो पूरा पूरा का पूरा कॉपी भर के आना पड़ेगा। मतलब 16 से 20 कॉपी आपको पेज भर के आना पड़ेगा। और अगर आप नहीं भर के आते हैं तो आपको नंबर बाबा नहीं मिलने वाला है। तो ये कब आपका होगा, जब आपको लिखने का आदत होगा, जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका होगा, ये तभी हो सकता है। आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है एक्टिव रिकॉल। जैसे कि मान के चलो हमने किसी भी चीज के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने पढ़ा महात्मा गांधी के जितना भी आंदोलन था, नमक सत्याग्रह था, दांडी यात्रा था, असहयोग आंदोलन था। अगर मान के चलो हमने इसे पढ़ा, आप क्या पढ़े, क्या हो गया, नहीं। आप जैसे ही किसी भी टॉपिक को पढ़े तो कोशिश करो कि एक टॉपिक को आप बार बार पढ़ो। और बार बार जैसे ही पढ़ो तो बार बार एक बार पढ़ो, इसके बाद अपने कॉपी को बंद करो और फिर उस चीज को पढ़ो और कोशिश करो कि वो कितना हुआ। जैसे कि मान के चलो वो 20 लाइन का है, अब 20 लाइन का है तो आप पहला बार पढ़िएगा तो आपको 20 से 20 लाइन हो नहीं सकता याद, हो सकता है आपको 2 लाइन याद होगा। फिर उसको दोबारा पढ़िए, क्या होगा, इस पर 4 लाइन हो सकता है। फिर दोबारा पढ़िए, हो सकता है इस पर 10 लाइन हो सकता है। मतलब उस टॉपिक को आपको बार बार पढ़ना है। अब बार बार पढ़ने के बाद जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे पूरा याद हो गया, अब कोशिश कीजिए कि उस क्वेश्चन को लिखे। मतलब उस क्वेश्चन को पढ़ बोल बोल कर आपको लिखना है। और जैसे ही ये काम आप कर रहे हैं, मतलब आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं, मतलब आप अपने याद करने की जो पावर है, आपके अंदर रिकॉल की जो पावर है, उसको आप बढ़ा कर रहे हैं, उसको एक्टिव कर रहे हैं, उसको आप प्रोसेस में ला रहे हैं। इसके आगे है, चलिए, तो यही आपके सामने जो भी टिप्स थे। और इसी सब टिप्स को अगर आप अपना लेते हैं, आप अपने दैनिक जीवन में लागू कर लेते हैं, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर गेन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा, इस वीडियो के अलावा हम आपको सभी क्वेश्चन के वीवीआई क्वेश्चन प्रोवाइड करा दे, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और जरूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट में डर लगता है, आपको किस सब्जेक्ट के बारे में अभी नहीं पता है, आपको किस सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन चाहिए, ये हमें कमेंट में बताएं। और साथ में ये भी लिखें कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट है या क्लास 12th के स्टूडेंट है, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।